इमरान खान का यह पैगाम अडयाला जेल से वकला के जरिए बैरिस्टर गौहर तक पहुंचा, जिसे अब से कुछ देर पहले मीडिया को जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि मेरा व्लॉग करने का दिल नहीं कर रहा था, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था। अमूमन तो ऐसा होता है ना कि जैसे भी हालात हो, कभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं तब रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी सड़क किनारे खड़े हैं तब रिकॉर्डिंग हो रही है। कैसे दिल करता है कि चीज़ें आप लोगों तक जाती रहें, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा था। आप लोग तो फिर भी समहाउ कभी अवॉइड कर देते हैं ना इन चीज़ों को, पॉलिटिक्स को, आगे पीछे चीज़ें ज़रा इग्नोर कर दी, रिलैक्स हो गए। हमारा चाहते ना चाहते हुए भी वास्ता पड़ जाता है। जिस तरह से आज सज़ा सुनाई गई है, 10-10 साल, 8-8, 7-7, 3-3 साल, 6 महीने भी बहुत होते हैं सज़ा के लिए। कैद किसी के लिए 2 दिन की, 1 दिन की भी बहुत है। खैर, इसमें अच्छा ये है कि अब ये सारे लोग कम अज़ कम आम जेलों में जा सकेंगे, अपने प्यारों से मुलाकातें कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे। और एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपने हतमी फ़ैसले में, अभी उन्होंने सज़ा सुनाने की इजाज़त दी थी और मशरूत किया था अपने हतमी फ़ैसले से। नहीं करना चाहिए था, इस फ़ैसले के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद कहीं ना कहीं किसी कोने खुदरे में बाकी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपने हतमी फ़ैसले में इन लोगों को रियायत देने का हुक्म दे दे, ये बाउंड कर दे अदालत के जनाब इतनी सज़ा नहीं बनती, इतनी कर दें, या चले कोई रियायत दे दें, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बोझ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उठा सकती है। खैर, अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी कुछ खबरें आ रही हैं। आज इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू करने का पैगाम दे दिया है। यानी इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद इमरान खान इस कॉल को डिले कर दें। होल्ड तो कर लिया था उन्होंने, शायद विड्रॉ कर लें या आगे ले जाएं। मीनवाइल जब मुज़ाकरात वाला सारा मामला इनिशिएट हो रहा है, क्योंकि जब जब कुछ अच्छा लगता है ना कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, कोई बातचीत होने वाली है, तब तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो चाहता है कि माहौल ख़राब हो, बातचीत ना हो। पता नहीं किसको फ़ायदा होता है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा चाहता है। एनीहाउ, अभी फिर मुज़ाकरात का माहौल बना और फिर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होना शुरू हो गई जिससे लग रहा है कि शायद तलखी बढ़ ना जाए कहीं। आज इमरान खान साहब ने कॉल शुरू करने का पैगाम दे दिया और ये कहा था उन्होंने कि हफ्ते तक वो इंतज़ार करेंगे किसी मुस्बत सिग्नल का ना मिलने की सूरत में। फिर इतवार के रोज़ से वो इस कॉल का या इस कॉल पर अमल दरामद का कह देंगे, और आज उन्होंने कह दिया है। उनकी बहन अलीमा खान ने आके इस बारे में ऐलान कर दिया है। अब इसके रिएक्शन में क्या हो सकता है, एक दिन के बाद आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट आया है। आज के दिन एक खबर है कि शायद वो फैसला अब परसों नहीं सुनाया जा रहा या मंडे को नहीं सुनाया जा रहा। क्यों, वजूहात क्या है, वो बताने से पहले एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं जो कुछ देर पहले ही मौसूल हुई है। वो ये कि इमरान खान साहब ने आज अपने वकला के ज़रिए बैरिस्टर गौहर को एक पैगाम भेजा है। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी फवाद चौधरी के हवाले से, तो आज पहली दफ़ा बाज़ाब्ता ये इन्फॉर्म कर दिया गया है वकला के थ्रू फवाद चौधरी की बुनियादी मेंबरशिप के हवाले से, या उनका जो पीटीआई से ताल्लुक़ है उसके हवाले से वजाहत कर दी गई है। तो इमरान खान के ज़रिए बैरिस्टर गौहर तक जो मैसेज पहुंचा है उसे बैरिस्टर गौहर की जानिब से जिन अल्फाज में जारी कराया गया है, यानी मीडिया को रिलीज़ किया गया है, वो मैं आपको कोट एंड कोट पढ़ के बता देता हूँ। ये पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर से मंसूब बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से हमारे वकला की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर समेत आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के बाद इमरान खान ने वकला के जरिए खसूसी हिदायत देते हुए जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले फवाद चौधरी से एलानिया ला ताल्लुकी के इजहार की हिदायत दी है। चुनाचे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करती है और वाज़ेह करती है कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पीटीआई की इमा पर बयानिया बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज हैं। दैट मीन्स कि फवाद चौधरी साहब का फ़िलहाल जो चैप्टर है पीटीआई से, वो
عمران خان کی ہدایات پر کلوز کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑا ایک اسٹرکٹ سا میسج آیا. حالانکہ فواد چودھری تو کافی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی کو, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بہت اگینسٹ پی ٹی آئی کے کوئی باتیں کی ہیں میڈیا پر, لیکن سم ہاؤ یہ عمران خان کا ایک میسج ہے یا ان کا فیصلہ ہے, تو یہ اوبیسلی پی ٹی آئی اس پر عمل درآمد کرنے کی باؤنڈ ہے. اب آ جائیے واپس اس ٹوسٹ کی طرف جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا وہ فیصلہ جو پیر کے روز سنایا جانا تھا, اب امکان یہ ہے کہ وہ شاید نہ سنایا جائے, کیونکہ اس کے حوالے سے محمد مالک ہیں, سینئر اینکر ARY میں ہیں آج کل, انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ ویسے تو جج صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ پیر کے روز سنا دیا جائے گا, انہوں نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے, لیکن یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. ان کی اطلاع کے مطابق, یہ میری خبر نہیں ہے, ان کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ میری بہت ہائی آفیشل سے یا بڑے اچھے سورسز سے بات ہوئی ہے کہ اس بار یہ فیصلہ سنانے سے پہلے اس کو اس طرح سے کرافٹ یا ڈیزائن کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے جو وکلا کی ٹیم ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. کیونکہ پہلے بہت جلدی میں فیصلے سنائے تو عمران خان کی لیگل ٹیم نے جب اس کو ہائی کورٹ میں جا کے لڑا, اوپن کورٹ میں, تو وہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکا. اندر اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے نا, جب اوپن کورٹ میں ہوا تو وہ برقرار نہیں رہ سکا, چاہے وہ عدت کیس ہو, سائفر کیس ہو یا کوئی اور کیس. 3 کیسز ہیں ان کے جو سارے کے سارے فارغ ہوئے ہیں, تو توشہ خانہ 1 تھا اس میں ایک, تو تینوں کیسز اڑ گئے تھے. اب جو ہے وہ چاہتے ہیں ایز پر محمد مالک ان کی خبر کے مطابق کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو لکھنے سے پہلے یا فیصلہ ترتیب دینے سے پہلے اس میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ چیز کو پرکھا جا سکے کہ یہ فیصلہ اس میں جو بنیادی نکات ہیں وہ ایسے ایڈ کیے جائیں کہ عمران خان کے وکلا اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں. خیر, یہ تو ہو گیا ایک پہلو. دوسرا, میں آپ کو 1-2 دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر تو وہ فیصلہ سنا دیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف, دیٹ مینس کہ یہ مذاکرات کا پورا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور پھر جو امید ہے کہ بات چیت ہونے والی ہے اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ خالی امید ہی ہے یا اس میں واقعی کچھ ہے. اگر تو دوسری سائڈ بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب بات چیت ہو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب چونکہ امریکہ کا دباؤ بھی آ رہا ہے تو بات چیت تو اب ہونی ہے, تو اگر تو یہ پہلو ہے کہ بات چیت ہو, دیٹ مینس کہ پھر شاید وہ فیصلہ نہ سنایا جائے یا ہولڈ کر لیا جائے. ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے, اگر تو اس نیت سے کہ یار اگر بات چیت کہیں پہ بن رہی ہے یا تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ کر لیا جائے, فیصلہ بعد میں دیکھتے ہیں, اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, اگر نہیں بات بنتی تو فیصلہ سنا دیں گے, اگر کچھ بارگیننگ ہو سکتی ہے تو اس کو ہولڈ کر لیا جائے. لیکن یہاں پر کویشچن یہ ہے کہ پھر آج کا جو فیصلہ سنایا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, کیا اس سے مذاکرات خراب نہیں ہو رہے؟ تو سینس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا فیصلہ بھی ذرا دباؤ بڑھانے کے لیے کہ چلے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو اب یہ رکنا نہیں چاہیے, سلسلہ کامیاب ہو, کسی کنارے لگے, اور تھوڑی بارگیننگ پاور سٹرونگ کرنے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ازمپشنز ہیں, ہواؤں میں فضاؤں میں ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی حتمی چیز نہیں ہے. لیکن اگر پرسوں کا فیصلہ جو ممکنہ طور پہ پیر کو سنایا جانا تھا وہ نہیں سنایا جاتا تو پھر تو کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہے نا. یا تو محمد مالک صاحب کی بات مان لی جائے کہ جناب اس کو اتنے طریقے سے کرافٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب اب اس میں لیگل ٹیم ڈیفینڈ نہ کر سکے یا فائٹ بیک نہ کر سکے, تو یا پھر دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ کچھ چانس دیا جا رہا ہے کہ چلو مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے تو دیکھتے ہیں. بہرحال گورنمنٹ کو تو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے, یہ بات تو طے ہے, کیونکہ ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہے, سر کڑھائی میں, ان کو مذاکرات سے کیا لینا دینا. تو اگر تو پرسوں نہیں سنایا جاتا یہ فیصلہ, دیٹ مینس کہ پھر محمد مالک صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور یہ بھی پھر چیز سامنے آئے گی کہ دیٹ مینس کہ پھر یہ فیصلہ جج صاحب کا اپنا نہیں ہے, یہ فیصلہ پھر کسی اور کا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے گردش کرنے لگیں گی. بہرحال یہ سارا کچھ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, اب تو بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں, کھلی ہے. اینی ہاؤ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو 1-2 دن اور انتظار کرنا چاہیے تھا یہ سول نافرمانی کی کال اناؤنس کرنے سے پہلے, تاکہ حکومت کو کوئی جواز نہ ملتا, کوئی موقع نہ ملتا. حکومت یہ نہ کہتی تھی دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن عمران خان صاحب نے بیچ میں سول نافرمانی کی کال کا اعلان کر دیا. جیسے وہ پہلے کہتے ہیں نا ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار تھے, الیکشن ہونے والے تھے کہ عمران خان نے وہ 25 مئی والا جو دھرنا تھا لانگ مارچ اس کا اعلان کر دیا. تو اس بار حکومت کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اتوار تک کوئی نہ کوئی کمیٹی فارم ہو جائے گی اور بات چیت آگے بڑھے گی. اب عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے اپنا یہ کال, اب دیکھتے ہیں اس کے پر کیسا رد عمل آتا ہے. اسی دوران کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ اب بہت زیادہ ٹویٹس کرنے لگ گیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کا ایک بڑا اہم ممبر ہوگا اور اس کا دباؤ جو ہے وہ شاید کام کر رہا ہے, اور
बैक फुट पे चले गए फैसला सुनाने से। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल ने अभी पोजीशन संभाली नहीं है, अभी बाज़ाब्ता तौर पर वो उस तरह से गवर्नमेंट में नहीं आए हैं, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता डिमांड नहीं किया है। तो इतना अचानक से कोई बैक फुट पे नहीं जाएगा कि बाज़ाब्ता डिमांड भी कोई नहीं आई, ओहदा भी अभी तक नहीं संभाला, तो उससे पहले पहले ही सारा कुछ बिल्कुल बैक फुट पे चला जाए। जितने इंटेंस ये मामला हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से कोई बैक फुट पे जाएगा। बहरहाल जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको मंडे तक क्लियर हो जाएंगी, अगर फैसला आया तब भी, ना आया तब भी। खैर, रिचर्ड से शिकायतों का जो सिलसिला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लोग उसको टैग कर करके शिकायतें कर रहे हैं। एंड समहाउ मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा सा तो इसको वो जो चीज़ें हैं ना कि जो लोग उनसे कह रहे हैं कि मेरी पोस्ट को ट्वीट कर दें, रीट्वीट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बाकी काम की बात जो है वो आप बेशक पहुंचाते रहें, लेकिन वो उस सिलसिले में, उस चक्कर में हर कोई जो है ना वो शुरू हुआ है, तो जो अगेंस्ट हैं उसके वो भी कर रहे हैं। बहरहाल रिचर्ड जो है वो इस टाइम अपनी इंगेजमेंट को, अपनी रीच को जो है वो यकीनी तौर पे एंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि दिनों में फॉलोअर्स भी बढ़ गए, लाइक्स, रीट्वीट, सारा कुछ, तो वो तो इस टाइम इस चीज़ को नोटिस कर रहा है। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, और वो ये है कि आइनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में बनाया है उसको 6 महीने के लिए तोसी दे दी गई है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस आइनी बेंच के पहले भी सरबराह थे, अब वो 4 जुलाई 2025 तक काम जारी रखेंगे, यानी फ़िक्र ना करें, मुकम्मल इंसाफ होगा। अब आप अंदाज़ा करें कि आज जो इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, जिसमें ये सारा फैसला होना था, बड़ा लंबा इजलास चला। इसमें दिलचस्प सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मासवाए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के, वो एक साइड पे हैं, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और हुकूमत के सारे वोट वो एक साइड पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस और पीटीआई के वोट ये एक साइड पे हैं। तो इनकी कंपोजिशन जो है वो 6-7 की बनती है, यानी जो भी फैसला होना है वो हुकूमत के वोट चूँकि ज़्यादा हैं और साथ में जस्टिस अमीनुद्दीन है, तो वो 7 वोट सिक्योर कर लेते हैं। तो जो भी फैसला करना चाहे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन का अपना जो वोट है वो बड़ा मैटर करता है। तो वो चूँकि गवर्नमेंट की साइड पे है, तो वो अपने आप को ही वोट दे के हुकूमत को एक तरह से विक्ट्री दिला देते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा हुआ, उन्होंने अपने आप को खुद को वोट डाला और अगले 6 महीने के लिए वो आईनी बेंच के वो बन गए सरबराह। तो आप अंदाज़ा करें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, फिर आज़म नज़ीर तारण है वफाकी वज़ीर कानून, फिर अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी हुकूमत के एक तरह से नुमाइंदे होते हैं, मंसूर अवान, फिर नून लीग के रहनुमा शेख आफ्ताब, फिर पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक, फिर बार काउंसिल का नुमाइंदा वो भी उनके साथ ही है, फिर स्पीकर कौमी असम्बली का जो नुमाइंदा है वो भी उनके साथ है। तो मौजूदा बेंच जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह हुकूमत चाहेगी वो बिल्कुल उसी साइड पे, वोट चूँकि उनके ज़्यादा है ना। दूसरी तरफ क्या है, चीफ जस्टिस खुद एक साइड पे थे, जस्टिस मंसूर एक साइड पे थे, जस्टिस मुनीब एक साइड पे थे और जस्टिस मंदुखेल, और साथ में पीटीआई के वोट ये अलग थे। तो यूँ आज हुआ कि जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी आइनी बेंच है इसमें सारे जजेस को शामिल कर लें, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो है वो केसेस सुने और पूरा बेंच बन जाए। लेकिन सारे के सारे जजेस अगर शामिल हो तो कोई एतराज़ ही नहीं करेगा ना, लेकिन उनकी इस तजवीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया और 6-7 के तनासुब से हुकूमत जो है वो अक्सरियत में रही, और इस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो आइनी बेंच के सरबराह रहेंगे अगले 6 महीने। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।